तो जय हिंद साथियों, सभी को जय हिंद सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, लूसेंट सीरीज चल रहा है। पिछले क्लास में 3-4 दिन गैप के बाद आज स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग का लूसेंट सीरीज का आज 25वां डे है, ठीक है, डे 25 है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है, मिडाइवल में हम लोग मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 33, ठीक है, 33, पेज नंबर 33। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टॉपिक को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन पे आप लोग ज्वाइन होके और होमवर्क को पढ़ सकते हैं और वहां से होमवर्क पढ़ के और क्विज में भाग लें। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे पहले हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। बताइएगा इससे पहले कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास ने की थी। तो तुलसीदास जो थे वो कौन सा संप्रदाय से, सगुन या निर्गुण? सगुन, ठीक है। तुलसीदास जो है सगुन, ठीक है। और बताइएगा कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में थे? अर्धमगधी भाषा, ठीक है, अर्धमगधी भाषा में, अर्धमगधी भाषा में जो है। और बताइएगा कि तुलसीदास जो है किस मुगल शासक के दरबार में थे? हाँ, किस मुगल शासक के दरबार में? तो अकबर, ठीक है। हाँ, तुलसीदास पूछे तो अकबर के काल में, ठीक है, तुलसीदास अकबर के काल में। वही बताइएगा कि किस मेवाड़ शासक के शासनकाल में तुलसीदास थे? तो राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप। कौन? राणा प्रताप के समकालीन थे, ठीक है। अगला बताइएगा रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? रैदास ने, ठीक है, रैदासी संप्रदाय रैदास ने। लेकिन वहीं अगर पूछे कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, हाँ, तो एक दादू दयाल है, ठीक है, दादू दयाल है, लेकिन माधवाचार्य ने किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज संप्रदाय माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, ज्यादा इंपॉर्टेंस वही रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य। बताइएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, ठीक है। तो बताइएगा कि बाबर जो थे, बाबर जो है वो कौन सा शासक थे? तुर्क थे कि ईरानी थे? तुर्क शासक, ठीक है। कौन थे? तुर्क शासक, और सुन्नी मुसलमान थे वो, ठीक है। बाबर कौन थे? सुन्नी मुसलमान थे, हो गया। बताइएगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 14 फरवरी 1483, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और इनके पिता कौन हुए? उमर शेख, ठीक है, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कहाँ के शासक थे? फरगना, ठीक है, फरगना के शासक थे। फरगना के शासक कौन? उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा, जो किस वंश से संबंधित थे? तो तैमूर वंश, ठीक है, तैमूर वंश से संबंधित थे। कौन? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और बताइएगा कि बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुक निगार, ठीक है, कुतलुक निगार। और कुतलुक निगार जो बाबर की माँ हुई वो किस वंश से संबंधित थे? तो चंगेज खां, ठीक है। तो माता की ओर से ये चंगेज खां, ये सवाल आता है, ठीक है, सवाल आता है कि बताइएगा कि बाबर की माता किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, तो चंगेज खां, माता की ओर से चंगेज खां। लेकिन अगर पिता की ओर से पूछे तो तैमूर वंश, ठीक है, तैमूर वंश से संबंधित था। अगला बताइएगा कि बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठे थे? 1494 में, ठीक है, 1494 में जो है बाबर फरगना की गद्दी पर बैठे। उस समय उसका उम्र था 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। अगला बताइएगा कि बादशाह, ठीक है, बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में, ठीक है। कब? 1507 में, ठीक है, 1507 में वो बादशाह बने। और उसके 4 पुत्र थे, ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है। तो बताइएगा चारों का नाम। हुमायूं, कामरान, हिंदाल, ठीक है, अस्करी, ठीक है। तो पहला हुमायूं हो गया, ठीक है, हुमायूं हो गया, उसके बाद कमरान हो गया, अस्करी हो गया और हिंदाल हो गया, ठीक है, हिंदाल हो गया। तो अगला बताइएगा कि बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए थे? 5 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। कितने बार? 5 बार आक्रमण किए थे। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि बाबर को जो है भारत में आक्रमण करने का जो है निमंत्रण कार्ड कौन भेजा था?
हाँ हाँ, एक आलम खां लोधी, ठीक है, एक आलम खां लोधी और एक दौलत खां लोधी, ठीक है। कौन कौन? आलम खां लोधी, ठीक है, और इसके चाचा दौलत खां लोधी, ठीक है। इसने इसे भारत में आक्रमण करने का आमंत्रण दिया और ये फिर यहीं का शासक बन गए, ठीक। बताइए कि बाबर का जो है भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब कब चला था? 1519 में, ठीक है। 1519 में बाबर ने जो है भारत पर प्रथम अभियान 1519 में किया था, ठीक है। और किसके विरुद्ध किया था? ये किया था सर जाति कोई तो यूसुफ जाई जाति, ठीक है, यूसुफ जाई। कौन? यूसुफ जाई, ठीक है। पंजाब प्रांत में एक होता था जाति जो उधर बहुत लूटपाट कर देता था, ठीक है। किधर? पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो उधर बहुत लूटपाट कर देता था, तो इस पर जो है आक्रमण करने का इसको आमंत्रित किया कि इसको जो है आक्रमण कीजिए इस पर। किस पर? यूसुफ जाई जाति पर, ठीक है। तो पहला आक्रमण जो है यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था, ठीक है। और इस अभियान में बाबर ने दो क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। कौन कौन? हाँ, पहला था बाजौर और दूसरा भेरा, ठीक है। बाजौर और भेरा, बाजौर और भेरा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि देखिए उस टाइम जो है बाबर के पास, अच्छा अगला सवाल पहले पूछते हैं। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोधी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। जबकि देखिए उसमें हुआ तक क्या कि बाबर के पास मात्र 80,000 सेना थी, ठीक है, मात्र 80,000 सेना थी। लेकिन इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख से भी ऊपर सेना थी, ठीक है। फिर भी इसकी जीत हुई। कैसे? क्योंकि उसने जो है उसके एक जीजा हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था शिवानी खां, ठीक है। उसके जीजा का नाम था शिवानी खां, ठीक है। वो जो है उसने एक नीति दिया था, युद्ध नीति, जिसका क्या नाम था? तुगलमा नीति, ठीक है। तुगलमा नीति का प्रयोग किया था इसने। किसने? बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति का प्रयोग किया, इसलिए उसने जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, ठीक है। और तोप खाने का भी प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने, ठीक है। बाबर ने जो है तोप खाने का भी प्रयोग किया और तुगलमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया, ठीक है। एक युद्ध करने, हाँ, मतलब तरीके से लड़ाई करता था, ठीक है, तरीके से लड़ाई करता था। और ये उसको ये ज्ञान उसको मिला था, उसके जीजाजी थे, हाँ, शिवानी खां, ठीक है, शिवानी खां। बताइएगा उसका दो ठो तो, हाँ, निशानेबाज, इसको तोप चाची बोलते हैं, ठीक है। तो उस्ताद अली और मुस्तफा, ठीक है। तो उस्ताद अली और मुस्तफा दो उसका प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, जिसके कारण उसमें इसकी जीत हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है। और इसी टाइम से मुगल वंश का नींव डाला गया था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद मुगल वंश का नींव डाला गया। कब? 1526, ठीक है, 1526 में। 1519 में जो है वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध लड़ाई किया था, ठीक है। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और उसी टाइम मुगल वंश का नींव भारत में पड़ गया, ठीक है। अगला बताइएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527, ठीक है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528, ठीक है। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529। यहाँ तक देख लिया, तीनों लगातार है। 1526 से स्टार्ट हुआ, 27, 28, 29। तो बताइएगा कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, बाबर और राणा संगा, बाबर और राणा संगा, ठीक है। उसमें किसकी हार हुई थी? राणा संगा की हार हुई थी। अगला बताइएगा चंदेरी का युद्ध कब हुई थी? 1528 में, ठीक है। किसके किसके बीच? हाँ, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय। उसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। अगला बताइएगा घाघरा का युद्ध, हाँ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, उसमें भी बाबर का विजय हुआ, ठीक है। तो बताइएगा कि कौन सा युद्ध था जिसमें थल और जल दोनों जगह लड़ाई हुआ था? कौन सा युद्ध में? हाँ, तो खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध ऐसा युद्ध था जो थल में भी और जल में भी लड़ाई, दोनों जगह लड़ाई हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रथम शासक वे कौन थे जो युद्ध स्थल पर भी मृत्यु हो गया था उसका? इब्राहिम लोधी, ठीक है। जो प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोधी का बीच युद्ध हुआ और उसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का सवाल आया कि मध्यकाल में वह प्रथम शासक कौन थे
जिसका युद्ध स्थल पर ही मौत जिसका हुई। युद्ध स्थल पर मृत्यु हो गया था, तो वो इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला बताइएगा कि जो ग्वालियर के देखिए इसमें एक इसका दोस्त भी था, ठीक है, इसका एक मित्र था जिसका नाम था विक्रमजीत। ठीक है, क्या नाम था? विक्रमजीत। और विक्रमजीत की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ग्वालियर तो बताना है कि वो जो थे विक्रमजीत जो थे वो कहाँ के शासक थे? ग्वालियर के। ठीक है, तो ग्वालियर के जो दिवंगत राजा विक्रमजीत थे, ठीक है, उसके परिवार से इसने क्या किया? कोहिनूर का हीरा ले लिया। ठीक है, किसने? हुमायूं ने। हाँ, तो हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा किससे लिया था? तो विक्रमादित्य के परिवार से। हाँ, विक्रमजीत। ठीक है, विक्रमजीत के परिवार से लिया था। ठीक है, अगला बताइएगा अगला कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दिया गया था? कलंदर की उपाधि। ठीक है, उसकी उदारता पूर्ण व्यवहार के लिए उसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि? कलंदर का उपाधि। अगला बताइएगा जिहाद का नारा। ठीक है, जिहाद का नारा जो दिया था वो किस युद्ध में दिया गया था? तो खानवा का युद्ध में। ठीक है, जिहाद का नारा खानवा का युद्ध में दिया गया था। ठीक है, और खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा। हाँ, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इस युद्ध में विजय के बाद, मतलब खानवा का युद्ध में विजय के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो चीज देख लिए, एक तो जिहाद का नारा दिया था कौन सा युद्ध में? खानवा का युद्ध में। और इस खानवा का युद्ध में विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी का। ठीक है, गाजी का उपाधि धारण की थी। हो गया। अगला बताइएगा कि राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 में। ठीक है, 1528 में। ठीक है, 27 में हुआ खानवा का युद्ध। उसके एक साल बाद जो है 30 जनवरी 1528 को जो है राणा संगा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हाँ, जहर के कारण, जहर खा लिया था। अगला बताइएगा बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका हो गया था आगरा में। ठीक है, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ठीक है, और 48 वर्ष की उम्र में, करीब 48 वर्ष की उम्र में बाबरा की मृत्यु सॉरी बाबरा नहीं, आगरा। ठीक है, आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब? 1530 में। ठीक है, कब हुई थी? 1530 में। ठीक है, 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। और उसके बाद बताइएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में क्या किया था इसको? बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। ठीक है, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है, इससे आगे थोड़ा हम और बढ़ते हैं कि बताइएगा बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा जो है एक इसका जो है बाबर का आत्मकथा। ठीक है, तो आत्मकथा स्वयं से लिखा जाता है। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा जिसका नाम क्या था? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा वो कौन सी भाषा में था? तुर्की भाषा में। ठीक है, तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में था, लेकिन उसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में किसने करवाया था? हाँ, अब्दुल रहीम खान। ठीक है, अब्दुल रहीम खान। तो उसने क्या किया, इसका जो है इसके जो है आत्मकथा क्या नाम था? बाबरनामा को पढ़ा। ठीक है, मुगल मतलब बाबर की मृत्यु के बाद बाबरनामा को जो है किसने? अब्दुल रहीम खान ने इसको पढ़ा। ठीक है, उसके बाद देखा कि बाबर का इच्छा कुछ और था। क्या इच्छा था? कि मेरा उसका जो है सब को जो है वो चाहता था कि हम जो है मतलब काबुल में दफन हो जाए, सीधा जान लीजिए। ठीक है, तो उसने देखा, उसने क्या किया, फिर से जाके उखाड़ा उसको। ठीक है, फिर से जाके कोड़ा और उसको ले जाके काबुल में, उसका चुना हुआ जगह था, ठीक है, बाबर का, वही ले जाके दफना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबर का मकबरा कहाँ हो गया? काबुल में। ठीक है, कहाँ हुआ? काबुल में। अगर वहीं पूछे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ था? हुमायूं का सर हाँ, दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। बताइएगा शेरशाह का मकबरा सासाराम। ठीक है, शेरशाह सासाराम। ठीक है, वही बताइएगा औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ? हाँ, औरंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया सबका मकबरा। बताइएगा जहांगीर का मकबरा लाहौर में। ठीक है, जहांगीर का लाहौर में। शाहजहां का तो फेमस है कहाँ? ताजमहल आगरा में। ठीक है, अगला बताइएगा कि
चार बाग, ठीक है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, ठीक है। तो किस मुगल शासक ने चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी? तो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला बताइएगा कि मुबैयान, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? बाबर को, ठीक है। किसे? बाबर को कहा जाता है, ठीक है। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। हो गया। बताइएगा अगला सवाल कि बाबर, बाबर के बाद जो है उत्तराधिकारी कौन बने उसका? हुमायूं, ठीक है, उसका पुत्र हुमायूं बने, ठीक है। तो बताइएगा कि बाबर जो है किस सूफी संत के अनुयायी थे? उबैदुल्ला। पहले बताइएगा कि किस सिलसिला हम लोग पढ़े थे इससे पहले, तो किस सिलसिले से संबंधित था बाबर? सूफी। तो नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी सूफी, जिसका नाम था ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, ठीक है, और उसी के वो अनुयायी थे। लेकिन अगर पूछे कि कौन से सिलसिला से संबंधित था, तो नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला। हो गया। अब आते हैं हुमायूं में, ठीक है। तो बताइएगा कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508 में, ठीक है। कब हुआ था? 1508 में हुआ था, ठीक है। वो बाबर का बड़ा पुत्र कौन थे? हुमायूं थे, ठीक है, बाबर का बड़ा पुत्र, ठीक है। तो बताइएगा कि हुमायूं जो है आगरा के सिंहासन पर कब बैठा था? 1530 में, ठीक है, 29 दिसंबर 1530 को, ठीक है। और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ के सूबेदार था? बदख्शां, ठीक है, हाँ, बदख्शां बोले या फिर बदख्शां, ठीक है, बदख्शां। हो गया। हाँ, अगला बताइएगा, इसका चार भाई था, हम लोग पढ़े अभी, कौन कौन? हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है, हिंदाल और अस्करी। तो उसका जो पिताजी, उसके जो पिताजी बाबर जब मर गए तो बोले क्या कि उसने कहा था कि तुम चारों भाई को बांट देना, ठीक है, जो भी संपत्ति होगा चारों भाई को बांट देना। तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार, मतलब बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने क्या किया? चारों भाई का बंटवारा कर दिया, ठीक है। हाँ, बहुत सीधा था, देखिए। तो उसमें से जो है कमरान को क्या कौन कौन सा क्षेत्र दिया था? हाँ, क से कमरान, क से काबुल, क से कंधार, ठीक है। तो कमरान को काबुल और कंधार, ठीक है, काबुल और कंधार किसे दिया था? कमरान को, ठीक है। वहीं बताइएगा संभल दे दिया। हाँ, अस्करी को, ठीक है, संभल किसे दे दिया था? अस्करी को। वहीं बताइएगा अलवर और मेवाड़ किसे दिया था? हिंदाल को, ठीक है, अलवर और मेवाड़ किसे दिया था? हिंदाल को। हो गया। और एगो बदख्शां दिया था, ठीक है, बदख्शां पर दे दिया था किसे? सुलेमान मिर्जा, ठीक है, सुलेमान मिर्जा को किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था, ठीक है, हुमायूं ने, क्योंकि बड़ा पुत्र था। हो गया। अगला बताइएगा कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब करवाया गया था? 1533, ठीक है, 1533 में, ठीक है। किसने करवाया था? हुमायूं ने, ठीक है। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। लेकिन अगर पूछे कि दीन पनाह में जो है शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और वहीं पे अगर बोले कि शेर मंडल को जो है बाद में पुस्तकालय बना दिया था, किसने? हुमायूं ने। नहीं, हाँ, हुमायूं ने, ठीक है, फिर से हुमायूं ने ही बनाया था। तो पहले तो दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने किया था? हुमायूं ने, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि दीन पनाह में जो है इस नगर में, दीन पनाह नगर में शेर मंडल की स्थापना किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और फिर से जो है शेर मंडल को जो है पुस्तकालय बना दिया था, किसने? हुमायूं ने। और आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी से गिरकर उसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब आते हैं बताइएगा कि चौसा, ठीक है, चौसा पहले बताइए किस राज्य में स्थित है? चौसा है बिहार में, ठीक है, चौसा बिहार में है। कौन सी नदी? तो करमनासा, ठीक है, करमनासा नदी के तट पर, ठीक है, करमनासा नदी के तट पर। और करमनासा किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। तो बताइएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539, ठीक है। देखिए, दो तो है 39-40 है। तो चौसा का युद्ध 39 में, बिलग्राम का 40 में, ठीक है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, 25 जून 1539 को। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को किसके बीच हुआ था?
ये हुमायूं और शेरशाह। हाँ, हुमायूं और शेर खां, ठीक है, मतलब वही शेरशाह सूरी। तो हुमायूं और शेर खां, ठीक है, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें जिसमें कौन जीता था? शेर खां, ठीक है, शेर खां की जो है विजय हुआ था। और खान चौसा के युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी, ठीक है। तो चौसा का जो युद्ध हुआ उसके बाद विजय हुआ, उसके बाद ये शेर खां से क्या बन गया? शेरशाह बन गया, ठीक है, शेरशाह बन गया, हो गया। अगला बताइएगा, बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? जिसे 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 कन्नौज का युद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज। तो कब हुआ था? 1540 में। तो बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में किसके किसके बीच हुआ था? तो दोनों के बीच, ठीक है, यही दोनों के बीच, शेर खां और हुमायूं, शेर खां और हुमायूं। और इसमें किसकी जीत हुई थी? शेरशाह का, ठीक है, शेरशाह की जीत हुई। और इसने बड़ी आसानी से क्या किया? आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, आगरा और दिल्ली, ठीक है, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जो है बिलग्राम का युद्ध में जो हुमायूं की हार हुई, ठीक है, एकदम बहुत लाजवाब तरीके से हार हुई इसकी। तो वो क्या किए? 2 कदम तो वो सिंध भाग गया, ठीक है, वो सिंध भाग गया। और वहां पे जो है वो घुमक्कड़ जैसा एकदम जैसे तैसे जिंदगी जी रहा था। तो 15 वर्ष तक जो है घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन जो है व्यतीत किया, ठीक है, मतलब हम आवारा जैसा, हो गया। तो हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब निर्वासित जो हुआ था वो 15 साल तक जब सिंध में रहा, उसी टाइम जो है उसका भाई हिंदाल, कौन? हिंदाल, उसका आध्यात्मिक गुरु जिसका क्या नाम था? अकबर अली मिर्जा, बाबा दोस्त याद रख लीजिए, ठीक है, मीर बाबा दोस्त, या फिर इसको छोड़ दीजिए, मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी, ठीक है, मीर अली अकबर जामी की पुत्री का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उससे इसने शादी कर लिया। किसने? हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं ने क्या बोले? अभी तक बाबर में लटके आप, बाबर के बाद आगे पुता हो गया इनका। अभी तो पिछुए में आप। तो देखिए कहाँ थे हम लोग, देखिए हिंदाल, ठीक है, इनका जो हुमायूं का जो गुरु था, ठीक है, सॉरी, हिंदाल का जो गुरु था, ठीक है, उससे हुमायूं ने कहा कि तुम्हारा जो गुरु है ना, उनकी बेटी बहुत बढ़िया है, ठीक है, हम शादी करेंगे। तो क्या किया? उनसे शादी कर लिया, ठीक है। उनका नाम क्या था? बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। और इसी से जो है अकबर का जन्म हुआ, ठीक है, महान, जिसको बोलते हैं महान सम्राट का जन्म हुआ, जिसका नाम था अकबर, ठीक है। तो अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। अगला बताइएगा कि अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ी से गिरकर। कहाँ वाला? देखिए दीनपना, ठीक है, दीनपना नामक भवन में जो है एक पुस्तकालय था, जिसको बोलते थे शेर मंडल, बोले ना अभी, शेर मंडल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने, ठीक है, तो शेरशाह ने करवाया था। लेकिन उस पुस्तकालय किसने बनवाया था? तो हुमायूं ने, ठीक है, और उसी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई, हो गया। बताइएगा कि किसने कहा था कि हुमायूं जो है गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। लैंड पुल, कौन पुल? लैंड पुल, ठीक है, लैंड पुल, कौन पुल? लैंड पुल, ठीक है। उसने कहा था कि हुमायूं का जीवन जो है गिरते पड़ते जिंदगी से मुक्त हो गया, ठीक है, उसी तरह जिस तरह जो है वो पूरी जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था, ठीक है। अगला बताइएगा कि गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की थी? उल्टे पूछ दिया ना। हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम। हाँ, अगला बताइएगा कि क्या हुमायूं ने ज्योतिष में विश्वास करता था? बिल्कुल करता था, ठीक है, और इसीलिए उसने क्या किया था कि सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनता था, ठीक है, क्योंकि वो ज्योतिष पे विश्वास करता था, हो गया। अब बताइएगा कि दूसरी, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि क्या पढ़े थे? अफगान वंश के बारे में इससे पहले भी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे दूसरी बार अफगान वंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था, ठीक है। अगर सवाल आए कि दूसरी बार अफगान वंश की स्थापना किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो बताइएगा कि
शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन। हसन, ठीक है, क्या था? हसन। हसन, ठीक है। तो बताइएगा शेर शाह का जन्म कब हुआ था? दो बार बताया। 1472 था। 1486, ठीक है, 1486 कब? 1486 में ही हुआ था उसका जन्म। परमात्मा शरण, ठीक है, परमात्मा शरण के विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। कब? 1472 में, ठीक है। बताइएगा कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां, क्या नाम था? फरीद खां, ठीक है। और वो फरीद खां से जो है शेर खां कैसे बना था? शेर को एक ही तलवार में खत्म कर दिया था। तो बताइएगा कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? इसको दिया था बिहार का था, क्या बहार खां लोहानी, ठीक है, क्या नाम था? बहार खां लोहानी, ठीक है। अफगान शासक बहार खां लोहानी ने खुश होकर जो है शेर खां की उपाधि दिया था, ठीक है। वो क्या हुआ था कि अपनी साली को छोड़ने जा रहा था, ठीक है, रथ से। कौन? लोहान। बहार खां लोहानी, ठीक है। बहार खां लोहानी जा रहा था अपनी साली को छोड़ने, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी टाइम एक शेर ने जो है उस पर हमला कर दिया, ठीक है, हमला कर दिया। कब्जा नहीं करता, शासक थोड़ी है, ठीक है, हाँ, वो शासक नहीं है। तो क्या किया था उसने? हमला कर दिया था, ठीक है। किसने? शेर ने, ठीक है, शेर ने हमला कर दिया। तो क्या किया उस टाइम जो है ये जो फरीद खां थे, ठीक है, जिसको बाद में शेर खां की उपाधि दिया गया, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो फरीद खां ने उसे क्या किया, एक ही तलवार में जो है उसे खत्म कर दिया, ठीक है। एक बार में एक ही तलवार से खत्म कर दिया। तो उसी टाइम जो है उसे खुश होकर शेर खां की उपाधि दिया था। किसने? बहार खां लोहानी, ठीक है, बहार खां लोहानी। अगला बताइएगा कि हम लोग पढ़े भी थोड़ा देर पहले कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, ठीक है, 1540 में। और इसी के बाद दिल्ली के गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठ गया, ठीक है। अब बताइएगा कि कालिंजर अभियान किसने किया था? कालिंजर अभियान, हाँ, शेर शाह सूरी, ठीक है, कालिंजर अभियान शेर शाह सूरी ने किया था, ठीक है। तो कालिंजर का जो किला था, ठीक है, वो बहुत बड़ा था। तो उस टाइम क्या किया इसने, जो है शेर शाह सूरी ने नहीं पार रहा था उससे, कालिंजर का किला जो है पर विजय उसने नहीं कर पा रहा था, उस पर मतलब आक्रमण कर ही नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया कि गोला फेंका, ठीक है, किला पर उसने गोला फेंक दिया। तो गोले के साथ जो है न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो गया, ठीक है। क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। तो क्या हुआ कि जहां पे बारूद रखा हुआ था, जैसे गोला फेंका, टकरा के जहां बारूद रखा था वहीं आके गिर गया, ठीक है। अब उसी बगल में खड़ा था शेर शाह सूरी, ठीक है। तो उसमें आग लग गया, पूरा झुंसा गया, एकदम झरक गया, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु इसका नहीं हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको सलाई तलाई लगा के साइड ले गया, ठीक है, झंसा गया पूरा, तो इसको साइड ले गया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसने बोला युद्ध जारी रखो, ठीक है, कितना लहर गए हम, लेकिन युद्ध जारी रखो, ठीक है। तो क्या हुआ, युद्ध जब जारी रखा, उसके बाद जब सुना कि हाँ कालिंजर पर विजय प्राप्त कर लिया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, शांति से मर गए। उधर कालिंजर पर विजय प्राप्त हो गया और इधर इसकी विजय प्राप्त हो गई, ठीक है। तो बताइएगा कि कालिंजर अभियान कब शुरू हुआ था? 1545, ठीक है। कालिंजर, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुआ था, ये तो सब जान रहे हैं। अगर पूछे कि कालिंजर अभियान जो है कब हुआ था? 1545, कब? 1545 में। और जब कालिंजर अभियान हुआ था उस टाइम कालिंजर के शासक कौन थे? कीरत सिंह। कौन थे? कीरत सिंह, ठीक है, कालिंजर के शासक कीरत सिंह थे, ठीक है। और जब शेर शाह की मृत्यु हो गई तो उसका मकबरा कहाँ बनाया गया था? सासाराम, ठीक है, शेर शाह का मकबरा सासाराम, ठीक है। अगला बताइएगा कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी, ठीक है, रोहतासगढ़ किला शेर शाह। बताइएगा किला एक कोना कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। तो किला एक कोना जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने, ठीक है, किसने? शेर शाह ने करवाया था। उसके बाद बताइएगा कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुए? इस्लाम शाह, ठीक है, इसका पुत्र इस्लाम शाह। कौन हुए? इस्लाम शाह। बताइएगा कि 32 अंक वाला, ठीक है, 32 अंक वाला सिकंदरी गज जो भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता था, उसका जो है प्रयोग किसने किया था? शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने, ठीक है। तो सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? शेर शाह ने। अगला बताइएगा शेर शाह के समय में जो है लगान कितना था?
1/4 उपज का 1/3, ठीक है, उपज का 1/3। इसका सवाल आता है, इसलिए बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि उपज का 1/3, उसका जो लगान वसूल करने का नियम था 1/3, उपज का 1/3 भाग। बताइएगा कि अशरफी नामक सोने के सिक्के, ठीक है, किसने शुरू किए, किसने चलवाए थे? सिकंदर शाह, शेर शाह, ठीक है। तो अशरफी नामक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? शेर शाह ने। वहीं बताइएगा कि जो चांदी का चलाया था सिक्का, उसे क्या कहा जाता था? सोने के सर चांदी उसे सोने का सिक्का जो चलाया था उसे अशरफी कहा जाता था, लेकिन जो चांदी का सिक्का चलाया था उसे रुपया, ठीक है, रुपया क्या कहा जाता था? रुपया। हाँ, वहीं बताइएगा तांबे का जो सिक्का चलाया था उसे क्या कहा जाता था? दाम, ठीक है। वो जीतल और टंका जो है ना, वो इल्तुतमिश सोलम थे, ठीक है। तांबे का और जीतल था और टंका था, वो सब हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश सोलम। तो इसमें हम पढ़े क्या क्या? सोने के सिक्के जिसका नाम था अशरफी, शेर शाह सूरी ने चलवाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने चलवाए थे? वो शेर शाह सूरी ने। हो गया। अगला बताइएगा कि चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो शेर शाह ने, ठीक है। किसने शुरू किया था? शेर शाह ने। बताइएगा कि चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय का अनुपात कितना था? 1/64, ठीक है। 1/64 बोलिए, 1/64 बात बराबर है। तो चांदी के रुपये और तांबे के दाम का जो अनुपात है कितना था? 1/64, ठीक है, 1/64। उसके बाद बताइएगा कि शेर शाह के समय में तांबे के अन्य सिक्के भी चलाए गए, जिसका क्या क्या नाम था? तो अधोला पावला, क्या नाम था? अधोला पावला, ठीक है, अधोला पावला। उसके बाद दमड़ी जीतल, ठीक है, हाँ, दमड़ी जीतल, अधोला पावला, दमड़ी जीतल किसने चलवाया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी ने चलवाया था। बताइएगा अगला सवाल कि पट्टा प्रथा, ठीक है, और कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने करवाया था? शेर शाह ने, ठीक है, शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। बताइए कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा एक, हाँ, डीड, अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं जो हम लोग कोर्ट में ये करवाते हैं ना, वही हुआ, एफिडेविट कहिए या फिर बॉन्ड एक तरह से। अगला बताइएगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसने करवाया था? उदयन, ठीक है, पाटलिपुत्र का निर्माण उदयन ने करवाया था। किसने? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करवाया था, लेकिन पाटलिपुत्र को फिर से पटना कहा जाने लगा, वो किसने करवाया था? शेर शाह ने, ठीक है, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया, पटना से, ठीक है। बताइएगा जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। जीटी रोड का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। बताइएगा डाक प्रथा शेर शाह सूरी ने। अगला बताइएगा पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। तो बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी, ठीक है। हो गया समाप्त। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकबर से। अगला टॉपिक रहेगा अकबर से जहां तक रहेगा देखते हैं, फिर टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। फिर से बता रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से। अब आते हैं हम लोग भारतीय संविधान, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पॉलिटी में चल रहा था मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार चल रहा था। तो बताइएगा सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, ठीक है। लेकिन बताइएगा एकल नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। बताइएगा मौलिक अधिकार जो है भाग कितने में है? भाग 3 में, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, और मौलिक अधिकार भाग 3 के किस अनुच्छेद में? 12 से 35, ठीक है, 12 से 35। तो बताइएगा मौलिक अधिकार हमारे पास अभी कुल कितने हैं हमारे संविधान में? 6 हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार 6 हैं। तो हम लोग जो है उसमें से पढ़ लिए थे, लगभग 2-3 ठो पढ़ लिए थे। आज हम लोग नहीं 2 ठो पढ़े थे सिर्फ। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 23-24, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। बताइएगा कि मानव का दुर्व्यापार, मतलब मानव का व्यापार खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो जो है उल्लंघन के विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो अनुच्छेद 23 में, ठीक है, अनुच्छेद 23 में। बताइएगा कि बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, ठीक है। बलात् श्रम मतलब क्या होता है कि बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते आप किसी को।
तो वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत जो है वह दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, बताइएगा कि जैसे कि बंधुआ मजदूर, जानते हैं बंधुआ मजदूर? हाँ सर, जो मतलब सादा अपने नाम कर ले। हाँ, मतलब कि उसको, हाँ मतलब बंधुआ मजदूर मतलब हो गया कि उसको जो है मतलब बांध के काम करवाना, एक तरह से यही हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बांध के काम करना ही होगा कटप्पा। तो बंधुआ मजदूर जो है दंडनीय अपराध होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23। इसमें जो है क्या क्या हम लोग देखें कि खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, उसके बाद बलात् श्रम नहीं कर सकते हैं, मतलब बेगारी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बिना वजह का, बिना पैसा का उसको जो है, आप ऐसा नहीं कि आप दिन भर काम करवा लिया और शाम में बोली पैसा देबे नहीं करेंगे, तो वो सब नहीं होगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि बालक नियोजन, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। ठीक है, बालकों के नियोजन के प्रतिषेध। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को आप जो है ऐसे खतरनाक फैक्ट्री वगैरह में जो है काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए रोलिंग मिल है, ठीक है, तो खतरनाक काम हुआ। मान लीजिए और कहीं भी मतलब हम लोहा फैक्ट्री हो गया, ठीक है, मतलब कौन फैक्ट्री बोले आप? कोयला फैक्ट्री नहीं होता, ठीक है, कोयला खदान, तो उस सब में काम आप नहीं करवा सकते हैं, वो अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इसमें कहा गया है कि बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25। ठीक है, मतलब ये व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत रूप से वो जो है किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत रूप से हो गया। लेकिन अगर पूछे कि सामूहिक रूप से वो जो है धार्मिक जुलूस निकाल सकता है, ठीक है, जैसे हिंदू लोग निकालते यज्ञ करवाते हैं या फिर निकालते हैं, जैसे मुस्लिम लोग तजिया, क्या बोलते हैं उसको, तजिया वाला जुलूस निकालते हैं, तो वो सब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 26 के तहत सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बोले तो अनुच्छेद 25। अगला बताइएगा कि कोई भी धार्मिक संपत्ति है वो टैक्स फ्री होगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 27। ठीक है, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27। अगला बताइएगा कि किसी ऐसे शिक्षण संस्थान, ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है क्या है कि विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म में उसको मतलब उपदेश देने का बात कहा गया, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28। ठीक है, इसमें कहा गया कि कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें आप जो है धार्मिक चीज को नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, धार्मिक चीज को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो अनुच्छेद 28 के तहत। लेकिन इसी में कहा गया कि जिसका उद्देश्य है कि धार्मिक उपदेश देना, जैसे कि गुरुकुल, जैसे कि मदरसा, तो उसका स्थापना कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के तहत। अगला बताइएगा कि अब आते हैं शिक्षा, संस्कृति, शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? 29 के तहत। हाँ, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 29-30। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। ठीक है, अनुच्छेद 29-30। इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण दिया गया है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29। तो अल्पसंख्यक किससे बुलाया था? जो दो तरह से, जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर कम संख्या में है, उसे बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से मना नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? मतलब कि यहाँ अगर आ जाए कोई नागा साधु तो उसको भी आपको पढ़ाना होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत? लेकिन उसमें हम अपना नियम लागू कर सकते हैं, जैसे शैक्षिक संस्थान में जो है शिक्षा कहीं से भंग ना हो, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए यूनिफॉर्म चलाया जा सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म चलाया जाता है, तो वहां पे आपको यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। ठीक है, लेकिन किसी धार्मिक तरह से उसको जो है आप निषेध नहीं कर सकते हैं कि आप जो है फलना धर्म से हैं, फलना धर्म से आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिगंबर भी पढ़ेगा फिर भी पढ़ाना होगा, श्वेतांबर भी पढ़े तब भी पढ़ाना होगा। हो गया, तो बताइएगा वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने समुदाय निवास कर रहे हैं? 7 समुदाय। ठीक है, उसमें से 6 जो है अल्पसंख्यक है। ठीक है, क्योंकि हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक में कौन कौन है? अल्पसंख्यक तो हो गया हिंदू को छोड़ के, ठीक है, मुस्लिम हो गया, उसके बाद जैन बौद्ध हो गया, उसके बाद पारसी हो गया, सिख हो गया, ठीक है, और एक तो कौन हो गया? ईसाई हो गया। ठीक है, 5 हो गया
तो देखिए 6 ठो हो गया अल्पसंख्यक, और एक हिंदू हो गया बहुसंख्यक। तो कुल कितने समुदाय? 7 समुदाय। उसमें से अगर पूछे अल्पसंख्यक तो 6 समुदाय, ठीक है। अगला बताइएगा कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30 के तहत। और सरकार उसे जो है अनुदान देने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30 के तहत मतलब कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जैसे कि मदरसा या फिर गुरुकुल खोलने के लिए उसको जो है सरकार जो है भेदभाव नहीं करेगी। तो ये 30 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। और अनुच्छेद 31 में हम लोग पढ़े हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ठीक है। अनुच्छेद 31 का जो आर्टिकल था उसे हटा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और किस भाग में जो है उसको रखा गया है? तो भाग 12, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, भाग 12 में रखा गया, ठीक है। भाग 12 और अनुच्छेद 300 का क में उसे रखा गया, ठीक। अगला बताइएगा, अब आते हैं अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 बताइएगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 को बताया गया है संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर। अगला बताइएगा कि हमारे मौलिक अधिकार में अगर किसी तरह का उल्लंघन होता है तो उसका उपचार किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत। हो गया। अगला बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करता है। तो कितने प्रकार का रीट जारी करेगा? 5 प्रकार का, ठीक है। 5 प्रकार का रीट याद है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद दूसरा है परमादेश, उसके बाद तीसरा है प्रतिषेध लेख, ठीक है, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, प्रोहिबिशन। उसके बाद हो गया उत्प्रेषण, उसके बाद अंतिम हो गया परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। तो इसको जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। संवैधानिक उपचार का जो रीट है, इसमें रीट का जो है हम लोग अगले क्लास में इसका व्याख्या करेंगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और मौलिक कर्तव्य अब स्टार्ट करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू। मोटी बातें। हाँ, ऐसा है क्या? बहुत अजीब ढंग का बात बोल दी है। अब सही है ना? गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज से क्लास अभी कुछ दिन तक केमिस्ट्री का, मैं यानी लखन, हम ही लेंगे क्लास, ठीक है। नवल सर क्यों नहीं ले पाएंगे आप लोग को पता है? कि वो 4-5 दिन व्यस्त रहेंगे। हो सकता है हम लोग साइंस स्टार्ट किए हैं
तो इसके साथ साथ हम लोग साइंस ही पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे। हम लोग अभी फिर से साइंस को स्टार्ट किए, किस लिए किए, किस एग्जाम को देखते हुए, ग्रुप डी यानी रेलवे को देखते हुए। और रेलवे में अभी जो है बहुत ज्यादा नहीं वैकेंसी तो आ रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से, तो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा फॉलो किया है, ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेंगे। केमिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर है जिसको अभी हम लोग को फिलहाल नहीं पढ़ना है। वो कौन सा चैप्टर है पता है आप लोग को? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अभी 10th से हटा दिया गया है, ठीक है, और झूठ मूठ का हम लोग इसमें दिमाग लगा रहे हैं। हाँ चलिए तो स्टार्ट करें। रासायनिक शास्त्र हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बताइए तो केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है? यानी एंटोनी लेवोजियस। कहाँ के निवासी थे ये? बताइए। फ्रांस के। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे ये, ठीक है। तो भारत में जो है केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है? यह है पीसी रॉय, ठीक है। अब बताइए ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? किस शब्द से? मिस्र से आया है, ठीक है। किस शब्द से बना है? केमी से बना है, ठीक है। मिस्र देश से आया है और केमी शब्द से आया है। केमी का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? काला, ठीक है, काला मिट्टी या काला, ठीक है। रसायन विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ? तो ये मिस्र में हुआ। और रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियस। कहाँ के निवासी थे वो? फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। अध्ययन के आधार पर केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, तीन भागों में, ठीक है। कौन कौन? भौतिक रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत किसका मतलब किसी अणु के भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है। किसी अणु के भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाएगा? कार्बन। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसका अध्ययन किया जाएगा। और कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन? जिसमें कार्बन नहीं हो, हाँ गैर हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन ना हो और ठीक है, वही, ठीक है। कर सकते हैं कपिल जी, कर सकते हैं। गैर हाइड्रोकार्बन कर सकते हैं, ठीक। आते हैं अब हम लोग पदार्थ के बारे में बताइए। हाँ, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान, हाँ, जिसको हम, ठीक है। अपना सपना को, सपना को तो सर उसको हम उसका भाग नहीं, हाँ नहीं उसको हम छू नहीं सकते हैं, वो स्थान, हाँ स्थान वो नहीं घेरता है, कुछ घेरता है, ठीक है। चलिए पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? ठीक है, भौतिक और रसायन, ठीक है। भौतिक को कितने भागों में? भौतिक रसायन को कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। जबकि रसायन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध को कितने भागों में? दो भागों में। शुद्ध को किसमें? यौगिक और तत्व, ठीक है। अब तत्व को कितने भागों में? तत्व को तीन भागों में। कौन कौन? धातु, अधातु और धातु, ठीक है। यौगिक को कितने भागों में? दो। कौन कौन? वो मिश्रण और अकार्बनिक, वो मिश्रण तो खुद है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। मिश्रण को दो भागों में। कौन कौन? तो अब बताइए धातु, अधातु, धातु अधातु किसमें आ गया? तत्व में आ गया, ठीक है। तो धातु किसे कहते हैं? धातु जिसमें करंट पास हो, ठीक है, उसके बाद ये सब भौतिक गुण बताने लगे आप। हम रासायनिक गुण बताइए। अच्छा, भौतिक गुण और रसायन गुण में क्या फर्क होता है? जिसको हम छू के महसूस कर सके, देख के महसूस कर सके, वो सब भौतिक में आ गया। और रसायन उसका आंतरिक, ठीक है, अंदर का जो आप देख नहीं सकते उसको रसायन, ठीक है। तो हम रसायन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। धातु, हाँ प्लस चार्ज हो, सब
पहला प्लस चार्ज हो, इसमें 12वीं कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धातु का होता है, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है? त्याग करता है। क्यों त्याग करता है? क्योंकि इसको अपना कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको अंतिम कक्षा में 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 1 2 3 रहता है। अगर ये किसी से लेगा तो इसको कितना चाहिए? 5 चाहिए। देगा कोई इसको? तो इससे अच्छा ही किसी को दे देता है, ठीक है। अब आ जाता है अधातु। अधातु का अधातु का क्या होता है? ठीक है, हाँ 5 है ना, 5 6 7 आ गया अधातु में। उपधातु में सिर्फ 4 आ गया, ठीक है। अब आते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का। अब हम कुछ पूछते हैं, आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, और वो भी मतलब पूरा नहीं दीजिएगा, एक का आंसर दीजिएगा। हम अगर ज्यादा पूछे तो किसका है, कम है तो किसका है, ठीक है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस का। घनत्व सबसे कम किसका? गैस का। घनत्व सबसे कम गैस का। भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक। ससंजक बल सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का होता है। विश्राम सबसे कम, ठीक है, ठोस का, ठीक है। अंतर आणविक स्थान सबसे कम, सर वही तो बताना है कि अंतर आणविक स्थान सबसे कम। स्थान का मतलब क्या? अंतर, ठीक है। हाँ, स्थान किसका कम? सबसे ठोस में, क्योंकि वो जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। पदार्थ का कितने अवस्था है? 5 मुख्यतः 3 और इस तरह 5। तो 3 तो आप लोग बता दिए, ठोस, द्रव और गैस। चौथा अवस्था कौन है? 5वां अवस्था, ठीक है, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा का आकार कैसा होता है? हाँ, चकुट, त्रिभुजाकार। उसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उसका कोई आयतन होता है। तो मैं वो इशारा कर रहा था, उनको लगा चकुट बता रहा है, ठीक। उसका कोई आकार नहीं होता है। प्लाज्मा का पहचान किसने किया था? पहचान किसने किया था और उसका नामकरण किसने किया था? ये दोनों बताइए। हाँ, क्रूप्स। पहचान किसने किया था? क्रूप्स। और उसके बाद उसका नामकरण किसने किया है? लिंगमेंगर, ठीक। लेंगामुर, उसके बाद लिंगमेंगर, यही सब नाम दिया हुआ रहता है, ठीक है। अलग अलग नाम दिया हुआ रहता है इसका, ठीक। उस बुक में कुछ और दिया रहता है, किस बुक में कुछ और दिया रहता है। तो ये बता दीजिए कि नामकरण किसने किया? वो तो पहचान किया था, ग्रुप्स ने पहचान किया था। लैंगम्यूर ने क्या किया था? नाम दिया था। लैंगम्यूर ने नाम दिया था, पहचान ग्रुप्स ने किया था, ठीक है। सूर्य तथा तारों में जो उष्मा आता है किसके कारण? प्लाज्मा के कारण उसमें उष्मा होता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा उसका किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। पदार्थों में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में बताइए। जो सर हमेशा मतलब दूसरा बार भी बन सके, ठीक है, दूसरा बार बन सके। उसके बाद वो अस्थाई है, अस्थाई, अस्थाई, जैसे बर्फ से पानी, दोनों। अस्थाई कैसे होगा? एक अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या? अस्थाई नहीं, अस्थाई नहीं, अस्थाई मतलब अस्थाई नहीं। तो अगर हम एक जल रखें, उसको ठोस बना दिए और ठोस बना के बर्फ बना दिए, और बर्फ से फिर क्या बना दिए? पानी बना दिए, तो अस्थाई हुआ या अस्थाई? अस्थाई हुआ। और वही अगर हम दूध से क्या बना दिए? दही बना दिए, क्या फिर दही दूध बना सकते हैं? तो वो अस्थाई बन गया, एक बार में परमानेंट बन गया वो, ठीक है। अब बताइए, भौतिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? वही फिर उलट के फिर जगह पे ला सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रिया हो गया, ठीक है। और एक होता है अणु उत्क्रमणीय। अब आप लोग को एग्जाम्पल देना है,
ठीक है, आप लोग को एग्जाम्पल हम देंगे, बताना आप लोग को है ये कि भौतिक परिवर्तन है या रसायन परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बहुत मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। जलना का मतलब क्या, मोमबत्ती का जो वो धागा जलना, तो वो क्या हो गया कि फिर धागा हम जला सकते हैं एक बार में, वो खत्म। लेकिन वही मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, वो पिघल गया फिर से बना जला सकते हैं उसको। ठीक है, पानी का वाष्प बनना, जहां पे पानी संबंधित कुछ भी आए वो भौतिक परिवर्तन, कुछ भी आ जाए। ठीक है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, जब हम जल लगा दिए बोले तो भौतिक परिवर्तन क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, प्लेटिनम का तार का जलना रासायनिक परिवर्तन। फास्फोरस को किरोसिन तेल में डालना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब बताइए सोडियम को किरोसिन तेल में रखना, तो भी रासायनिक सर निकालेंगे अरे तो जल जाएगा सर। कैसे जलेगा, पानी में जलता है। ठीक है, कुछ नहीं होगा उसमें, वही जानना था। हाँ, भौतिक परिवर्तन मतलब वो रह जाएगा। ठीक है, तो पानी में किसको डाला जाता है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, जबकि सोडियम को, ठीक है, पोटेशियम को, पोटेशियम क्या सोडियम को पानी में, सोडियम को तो फास्फोरस को तेल नहीं सर, क्या बोल रहे हैं नहीं सर, उससे उल्टा बोल। आपने। ठीक है, हाँ, अरे फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है पता है, पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। पानी में जैसे रखे तो ठीक है, अभी यहाँ क्या बोल रहा है, सोडियम को कहाँ डाला, केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, अगर उसको पानी में रखे तो जल जाएगा। तो वही यहाँ बोल रहा है। अब देखिए फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा, तो केरोसिन में रखेंगे तो जल जाएगा, तो जला तो खत्म हो गया रासायनिक परिवर्तन। बहुत दूरदर्शी सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोहे पर जंग लगने के बारे में। ठीक है, लोहे पर अगर जंग लगता है तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, जस्तीकरण। क्या किया जाता है, जस्ते का लेप किया जाता है, जस्तीकरण। उसको हम लोग कहीं कहीं पे ऑप्शन में जस्तीकरण लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे गैल्वेनीकरण। क्या लिखा हुआ रहता है, गैल्वेनीकरण। ठीक है, लोहे पर जंग लगना कैसी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, किसकी उपस्थिति में लगता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है, वजन, भार बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, वायु घट जाती है। ठीक है, ठीक है। लकड़ी में कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, रसायन संगठन के आधार पर द्रव्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन, तत्व, यौगिक और एक, ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। बताइए तो धान में जो खैरा रोग होता है किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण, अरे अभी तुरंत पड़े जस्ता। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, तत्व और यौगिक को रखा गया है शुद्ध में, मिश्रण पर शुद्ध में रखा गया होगा। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, बताइए। तत्व किसको कहते हैं, जो समान अंगों से 2 अंगों से मिलकर 2-3 अंगों से, यौगिक है वो। तत्व अकेले आएगा, अकेले आया है, अकेले जाएगा। ठीक है, अकेले आया है, अकेले जाएगा, ये सब सारा तत्व है। यौगिक जब 2 या 3 से मिला, ठीक है, शादीशुदा। ठीक है, बन जाएगा 2। ठीक है, मिश्रण, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सही बात है। ठीक है, सब मिल गया, 1 नंबर। एग्जाम्पल तो तगड़ा दिखता है। ठीक है, तो अब बताइए शरबत क्या है, शरबत एक मिश्रण है, मिश्रण है।
ठीक है, समांगी मिश्रण है यानी मिश्रण है। अब बताइए हवा क्या है? तो बताइए बारूद क्या है? मिश्रण है। जल जल यौगिक है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? H2O। मतलब उसका एक अनुपात फिक्स होता है, अनुपात एक फिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको यौगिक कहते हैं। जिसका अनुपात फिक्स नहीं होता उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और जो अकेला आएगा उसको तत्व कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। पदार्थ का परमाणु और तत्व का अणु। ठीक है, तत्व का क्या होता है? तत्व का होता है परमाणु। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तत्व है। इसमें अब अणु देखिएगा ना, इसमें क्या देखते हैं हम लोग? परमाणु देखते हैं ना, तो क्या आता है इसमें? ठीक है, ठीक है। और अणु में क्या आता है? यौगिक में अणु आता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण कौन? ठीक, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज बहुत होते हैं। सर एको बार नहीं पढ़े, हमको लगता है 4-5 बार पढ़े। ओ सर उसी दिन बता दें कि 4 तारीख को। इसका नहीं मिला है। हाँ सर, लेकिन मतलब कब मिला था? नहीं, एक से पहले आप बोले थे कि लगभग 5-6 दिन ये नहीं होगा शायद। ठीक है। तो उसी दिन से वो टॉपिक डाला गया था 30 तारीख और उसी दिन से उस सब रिपीट भी हुआ। ठीक है, बहाना है वो लेवल का, हमारा कंपटीशन में आ गया है। ठीक है, अगर ये बोला गया था 5-6 दिन बाद लिया जाएगा, लेकिन ये भी बोला गया था 4 तारीख से लिया जाएगा। अच्छा। ये बात नहीं बोला गया था। आप बोलेगा 4 तारीख को काहे नहीं लिए? 4 तारीख को पता था ना कि क्या क्या हुआ। तो ऐसा कभी होता है क्या कि जो टॉपिक डालाया गया बोल दिया 4 तारीख, तो 4 तारीख नहीं हुआ तो 8 तारीख अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? वही होता है। और उस समय पढ़े थे आप लोग? अगर 4 तारीख को हाँ सर पढ़े। पढ़ लिए थे तो 3 दिन में भूल जाइएगा। कितना दिन हुआ? वही 3 दिन हुआ। तब अगर एक चैप्टर पढ़े 3 दिन पहले, अगर भूल गए तब तो कल आपका एग्जाम है, 1 दिन में कंप्लीट करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी ना निकलेगा। पॉसिबल है 1 दिन में? चलिए, अभी तक लगभग कितने तत्व का ज्ञात हो चुका है? 118। कितना? 118। जबकि प्रकृति में अभी विद्यमान कितना है? 92। कितना है? 92। अंतिम खोजा गया तत्व का नाम बताइए। अनुसेप्टियम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तत्व में, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो पहले बताइए सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। वेरी गुड। कौन होता है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु? हल्की धातु सर हीलियम धातु है। सीजियम। अरे लिथियम है। यहाँ सब रहते तो हैं। सर आप ऐसे करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ लाके आपको यहाँ दिखा देंगे, तब तो यही नहीं हो जाएगा फ्रेंड्सियम। अब जगह दिखा दिए कि इसी में है। नो कॉमन सेंस। चलिए, अब गलती से याद आया हमको। बोले कि आपका गलती वाला पता है क्या? नहीं मैथ वाला गलती हुआ क्या कि नहीं। CI और SI का 2 साल का अंतर दिया गया था। तो नहीं सर छोड़िए। हाँ, नहीं, अब बताना जरूरी है। और ये बना के नहीं आई, हम सोचे 3 साल का दिया होगा, तुम यहाँ 3 साल का बताएं कि ऐसे ऐसे होता है ना। बोलता सर आप ये वाला ने इस तरह नहीं बताए थे 3 साल वाला। अब बोले आया था 2 साल वाला या 3 साल वाला? बोलता 2 साल तो इस तरह बताए थे, वो काहे नहीं बना? 3 साल वाला छोड़िए क्या। अब बताइए 3 साल वाला इस तरह नहीं बताया, 2 साल वाला बना के नहीं आया। डायग्राम से चेंज कर देते हैं तो इस तरह नहीं बताया। अरे गजब खतरनाक। हम एक बार यहाँ गोल करके और ऐसे खींच दिए ना, और एक बार यहाँ गोल करके ऐसे खींच दिए, बोलता नहीं इस तरह नहीं बताया। अब बताइए हमको सारा चीज याद रखना पड़ेगा, उस समय में कैसा डायग्राम बनाए, ये पेस्ट करना पड़ेगा बाद में। गोल बनाए, चकुट बनाए। चलिए देखते हैं। ठीक है, भूप्रपटी पर तत्वों का क्रम बताइए। तत्व का क्रम देखिए, एक होता है तत्व, एक होता है धातु। तो पहले तत्व बताइए। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कितना %? ऑक्सीजन 46.6। 46.6। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हो गया 28%। बताइए क्या? हाँ, 46.6%। सल्फर है क्या?
28%। सिलिकॉन सिलिकॉन क्या आता है? सिलिकॉन सिलिकॉन। उसके बाद बताइए एल्युमिनियम कितना परसेंट? एल्युमिनियम 8.1%। 8.1% एल्युमिनियम। लोहा 5%। उसके बाद कैल्शियम भी पाया जाता है 3.5% पाया जाता है। इस तरह करके बहुत कुछ पाया जाता है, उतना दूर तक नहीं जाना है, ठीक है। अब भूप्रपट्टी पर धातु का क्रम, अब किसका देखेंगे? धातु का क्रम। तो धातु का क्रम बताइए तो। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कितना परसेंट? 8.1%। जो वहां देखे वही। उसके बाद लोहा 5%। उसके बाद कैल्शियम कैल्शियम तीसरे में दे दिया। हाँ, नाइट्रोजन तब दिया, सोडियम दिया चौथा ना। कैल्शियम कितना परसेंट? 3.5%। और उसके बाद क्या है? सोडियम। ठीक है। अब बताए मानव शरीर में यौगिक का क्रम। यौगिक का हाँ, सबसे ज्यादा जल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अगर यौगिक पूछे तो सबसे ज्यादा जल, उसके बाद प्रोटीन, फिर फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। और वहीं पे अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, वो तो धातु, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मानव शरीर में धातु कौन सा पाया जाता है? ठीक है, सबसे ज्यादा कैल्शियम। सबसे कम पाया जाता है मैग्नीज सबसे कम, सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, इसको 10-12 बार देखिएगा, ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक हाँ, तो वही तुरंत- 2 या 3 से हाँ, एक निश्चित अनुपात में, ये बहुत जरूरी है। आप जैसे दो तीन को मिलाने तो मिश्रण भी बन सकता है, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा पॉइंट भी नोटेड कौन सा है? तो निश्चित अनुपात में, यौगिक का निश्चित अनुपात में, और मिश्रण का जो देना है दे दीजिए, ठीक है, चलेगा। यौगिक जब दो तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, उसका गुण उसमें विद्यमान होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। उटपटांगे चीज बन जाता है उससे। जैसे कि जल बनेगा। हाइड्रोजन का काम क्या है? ज्वलनशील है। ऑक्सीजन का काम क्या है? जलाने में काम आता है। और दोनों मिला दीजिए, बुताने में काम आ जाता है, पानी आता है, पटांगे चीज बन जाता है उससे, ठीक है। यौगिक हो गया। अब बताइए अणु के कितने प्रकार? अणु 2 प्रकार का, एक समअणु और विषम। समअणु किसको कहेंगे? एक ही प्रकार का तत्व से मिलकर बने उसे समअणु कहेंगे। विषम अणु जो अलग अलग चीज से बना हो, उसे भी समझ। ठीक है। तो हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग सिर्फ बताइए समअणु है या विषम अणु है। सल्फर समअणु, एसिड जल क्या होता है? विषम अणु। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन अणु है। आर्गन क्या चीज में आता है? नोबेल में। और नोबेल कभी किसी के साथ आता है? वो धोखा खा जाते हैं आप लोग, एकदम सम इसम करते रहते हैं। थोड़ा सा हिट दिए, 80 की स्पीड करवाने चलिए, ठीक है। क्लोरीन किस में आएगा? परमाणु में, ठीक है। परमाणुकता किसको कहते हैं? परमाणुकता, हाँ, यौगिक को बना जो बताइए, अपना भाषा में बता दीजिए। जैसे कोई यौगिक बना रहे हैं, उसमें कुछ परमाणु की आवश्यकता होगी। जैसे कोई यौगिक बना रहे हैं, उसमें एक अणु चाहिए, कुछ अणु का जरूरत पड़ेगा। और उस अणु को बनाने के लिए कुछ परमाणु चाहिए ना। तो भाई एक अणु बनाने में जितना परमाणु की संख्या हो, उसको क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें क्या, तो देखें जल देखें, उसका क्या होता है? H2O एक यौगिक है। अब उसमें भी क्या अणु है? अणु बनाया ना, तो अणु बनाने के लिए कितने परमाणु की संख्या पड़ा है? तो H2 तो दो यहाँ पे पड़ा और एक ऑक्सीजन, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अमोनिया, NH3, ठीक है, नेशनल हाईवे 3,
NH3, तो वो 3 हो गया, ठीक है। हाँ, अमोनिया 4 हो गया, NH3। तो ऐसे ये पूछा जाएगा कि अमोनिया का परमाणुता कितना है? हाँ, खाली ये याद रखिए परमाणुता क्या होता है, ये याद रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम पता है, ठीक है। आज ये हम लोग जल के बारे में जानते हैं। जल क्या है? जल क्या है? यौगिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? क्या है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। तो बताइए जल का परमाणुओं का अनुपात, जल का परमाणु का अनुपात 2:1, ठीक है। वहीं पे बताइए हमको कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु का अनुपात 1:2, ठीक है। अब बताइए जल का परमाणु भार का अनुपात बताइए 1:8, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, ठीक है। परमाणु की संख्या बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में 3 आ गया, ठीक है। तत्वों की संख्या बताइए हमको सल्फर में, एक ही है, सिर्फ S है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक ही है। तो आप बताइए जल में बताइए हमको तत्वों की संख्या 2 हो गया, ठीक है। क्वथनांक बताइए जल का क्वथनांक हमको डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बताइए, फ़ारेनहाइट में, अरे हिमांक बता रहे हैं आप लोग 212 फ़ारेनहाइट, कितना 212 कहाँ सब्जी मार्केट जैसा नहीं करना है, सोच समझ के आंसर दीजिए। आप लोग जवाब दीजिएगा तभी हम बताएंगे आंसर, ठीक है। चलिए बताइए केल्विन में बताइए हिमांक जल का 273, ठीक है, 273 केल्विन, ठीक है। अब आइए मिश्रण के बारे में बताइए। हाँ, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर एकदम कोई अनुपात नहीं होता है, ठीक है। आज खिचड़ी बना दीजिए या फिर आज पानी लीजिए, 2 लीटर पानी लीजिए और 200 ग्राम चीनी डाल के बनाइए, कल 300 बना दीजिए, कल 300 ग्राम चीनी डाल दे, आज बड़ी मीठा बोल देता है ना, तो वही सब थोड़ा कम लगा तो आज मीठा नहीं डाला गया, वो सब मिश्रण हो गया, मतलब उसका कोई अनुपात नहीं है, जितना पारे दे दिए, ठीक। तो हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण सब क्या है? मिश्रण है। मिश्रण कितने प्रकार का? 2 प्रकार, ठीक है। अब बताइए कौन कौन? समांगी और विसमांगी। अब बताइए सभी मिश्र धातु कैसा मिश्रण है? हाँ, समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। तो बताइए पीतल क्या है? मिश्र धातु है, किससे बना होता है? बारे कांसा कहाँ से आ गया? कांसा खुद मिश्र धातु है, तांबा जस्ता, पिताजी, ठीक है। अब बोलिए कांसा, दादाजी, अच्छा हम सोचे दादाजी बोलिएगा क्या हो गया? कांसा का तांबा और टीन हो गया, ठीक है। अब आते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? जो समान मात्रा में मिलाया गया, समान मात्रा में। समांगी मिश्रण का मतलब सब जगह गुण आपको एक तरह मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पानी लिए और उसमें 250 ग्राम चीनी डाल के मिला लिया, आपको मन करेगा नहीं खाली पनिया पी लेते हैं, चीनियाँ छोड़ देंगे, मीठा पीने का मन नहीं कर रहा है, पी पाइएगा? या छोड़िए पानी पीना, अभी पानी नहीं पीना, हम चीनी खाली निकाल के खा लेते हैं, निकाल पाइएगा? सब गुण सब जगह है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, ठीक है। अब आता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? जिसका समान सबका गुण हर जगह नहीं हो, ठीक है। अब जैसे पानी में कंकड़ डूबा हुआ रहे तो कंकड़ नहीं निकाल सकते, खाना नहीं करते, ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी में जब हम लोग तेल डालते हैं यानी पेट्रोल डालते हैं और बरसात के दिन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या चल जाता है? पानी चल जाता है। क्या सारा पेट्रोल फेंक देता है? नहीं, क्या करता है? पानी नीचे चल जाता है। हाँ, पानी नीचे और पेट्रोल ऊपर, और वहां से जो पाइप लगा हुआ था पाइप खोल देता है, पहले पानी सब निकल जाता है, जब लगता है कि पेट्रोल निकलने लगा बंद कर देता है, यानी कि दोनों को अलग कर दिया ना,
ठीक, तो वो क्या आ जाएगा? विषमांगी। मिला नहीं था एक साथ, ठीक है। अधिकांश मिश्रण जो होता है कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो प्रायः कौन कौन सा समांगी होता है? जो पानी के साथ, हाँ, सर्वत जो घुलनशील होता है, विलयन वाला समांगी, और एक मिश्र धातु, हाँ, अघुलनशील बोल सकते हैं, वो भी समांगी। हाँ, विषमांगी और घुलनशील। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोग से हम पूछेंगे, हम सिर्फ बताएंगे आप लोग को कि इसको कैसे शुद्ध किया जाता है, आप लोग को बताना है। जो पूछा जाता है वही, ठीक है। कैसे होता है, कहाँ से होता है, वो सब चीज नहीं जानना है, ठीक है। समुद्र का जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। तो इससे हम लोग को क्या दिखा कि जो है इसको पहले गर्म किया जाता है, गर्म किया जाएगा तो भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप को क्या किया जाएगा? संघनन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाप जो बनता है, पानी का वाष्पीकरण अलग होता है और इसका नमक का अलग होता है। तो अलग, हम 100 डिग्री पे, अगर 100 डिग्री पे उसको ताप दिए तो क्या भाप बन के क्या उड़ेगा? सिर्फ पानी न उड़ेगा, क्योंकि उसका तापमान और उसका जो क्वथनांक है और चीनी का क्वथनांक है, दोनों का, चीनी बोलते हैं, नमक का क्वथनांक अलग अलग है। तो एक रह जाएगा और एक उड़ जाएगा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल, डीजल, यही सब को शुद्ध किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। और इसमें जो क्वथनांक बहुत कम रहता है। दो चीजों के बीच अगर क्वथनांक बहुत कम का अंतर रहे तो उसको किसके द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन। भाप आसवन विधि द्वारा, भाप आसवन विधि द्वारा, भाप आसवन विधि द्वारा, बताइए। किया तो जाता है पानी को ही, लेकिन कार्बन इसमें मिला हुआ, कार्बनिक पदार्थ मिला हुआ रहे तो उसको भाप आसवन विधि द्वारा, कार्बन को, ठीक है। और चलिए बताइए, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में, ये क्या बोलते हैं? गलन या गलना, ठीक है, ठीक है। द्रव का ठोस में बदलना, तो जमना, जमना या हिमांक, ठीक है। जमना या फ्रीजिंग, और क्या बोले? हिमांक, ठीक है, हिमांक भी बोल सकते हैं। गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना, नीचे पर। हम क्या पूछे? गैस का सीधे ठोस में दो तरह का होता है। एक होता है, हाँ देखिए, एक होता है गैस से ठोस बनना, एक होता है ठोस से गैस बनना। अच्छा बताइए, ठोस से गैस बनना मतलब उड़ना, तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और एक हो गया, एक होता है गैस से ठोस में बदलना, उसको निक्षेपण कहता है, निक्षेपण, निस्पंदन कहता है, निक्षेपण या निस्पंदन, ठीक है। निक्षेपण या निस्पंदन। तो निक्षेपण का मतलब क्या हुआ? उसको, हाँ, जमा करना, निक्षेप नहीं करते हम लोग, कुछ आता है तो जमा हो जाता है, निक्षेप हुआ तो जमा हो गया कि नहीं? गैस आके जमा होके ठोस बन गया। जैसे एग्जाम्पल वही कपूर ही, कपूर आप जलाइए तो क्या बन गया? वो उड़ गया, तो क्या बन गया? वो ऊर्ध्वपातन। और वही आप जला लीजिए और उसको ढक दीजिए, आके यहाँ जम जाएगा। क्या हो गया? वो हो गया। द्रव का वाष्प में बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, ठीक है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन होता है। अब बताइए, किस प्रक्रिया के द्वारा ठोस से द्रव बनता है? ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? ये ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ठीक है। तो यही बता दीजिए, द्रव से गैस किस अवस्था, कैसे? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का शोषण करना। अब बताइए, ठोस से एक, ये सब चीज समझने का है, ठीक है। एक क्या, बर्फ है, बर्फ से क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो? उसमें उसका डिग्री सेल्सियस कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा हम लोग उष्मा दिए तो उष्मा लिया तो क्या हुआ? शोषी हुआ क्या? नहीं। तो ठोस से द्रव बना तो उष्मा शोषी वो लिया। अब ठोस से फिर क्या, द्रव से क्या बनेगा? गैस। अब पानी को हम गैस बनाएंगे, क्या देना पड़ेगा? उष्मा देना पड़ेगा। तो वो लिया कि दिया? लिया, तो शोषी हुआ क्या? तब तो वही है। अब गैस से बनेगा द्रव, गैस से बनेगा द्रव। अब जैसे कि गैस, भाप उड़ रहा है,
उसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा कि नहीं? तो ठंडा करेंगे तो उष्मा लेगा कि देगा वो? देगा। देगा, तो क्या हो गया, क्षेपी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बारे में तो जान ही गए। अब बताइए ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल दीजिए हमें। कपूर, आयोडीन, मौसादार, उसके बाद सल्फर, हाँ गंधक, उसके बाद नेप्थलीन, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अच्छा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने में, हाँ, उसको अच्छे से रखने के लिए। हम लोग जो खाना रखते हैं फ्रिज में, कितना डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ठीक है। अब बताइए आयोडीन, समुद्र की किस घास में आयोडीन पाया जाता है? क्या घास से क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग सोडियम प्राप्त करें तो समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त करते हैं, ठीक है। उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस क्या होता है? संघनित होता है। हाँ, अच्छा बताइए ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, संघनित मतलब क्या होता है? जमा होना। हाँ, हम लोग वही जमा हुआ गैस से उसको पानी अवस्था में हम करेंगे तो बताइए कि गैस है तो अब एक भाप उड़ रहा है, ठीक है। उसमें दाब को हटा के सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि उसको ठंडा करेंगे तब पानी बनेगा या गर्म करेंगे तब पानी बनेगा? ठंडा करेंगे, तो यानी कि ताप क्या दिए? निम्न दिए क्या? तो वही चीज बोल रहा है, ताप क्या देना है? निम्न देना है, और दाब के उसको रखना है, ठीक है, तभी ना पानी बनेगा, नहीं तो चल जाएगा वो। तो वही बोला है, उच्च दाब और निम्न दाब। बताइए सबसे हल्की गैस? हाइड्रोजन पहला है। हाँ, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम है, ठीक है। किस गैस को आवारा गैस कहा जाता है? हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है, ठीक है। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है। वायुयान में हीलियम को क्यों भरा जाता है? अज्वलनशील, वो ठंडा होता है, ठीक है, और वहां और हल्का भी होता है। दूसरी सबसे हल्का होता है। वहां पे नाइट्रोजन भी भरा जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं भरते हैं उसको? क्योंकि वो सब भारी होता है, सबसे भारी नहीं, लेकिन वो भारी होता है, इसलिए उसको नहीं भरा जाता है, ठीक है। अगर वहां पे हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है, उसको भरेंगे क्या हो जाएगा? ज्वलनशील है, जल जाएगा। तो बताइए फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन, क्योंकि भारी होता है इसलिए उसको भरा जाता है। हाइड्रोजन भरेगा तो हवा मारेगा उसको, ठीक है। हाँ, तो हीलियम भरा जाता है उसमें। नाइट्रोजन, ओह सॉरी, नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन हीलियम बोल रहे हैं तब से क्या? एक ही बार हो गई, ठीक है। गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है? हीलियम भरा जाता है गुब्बारे में। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है। कम गहराई में जाने वाले गोताखोर जो है, वो जो अपना सिलेंडर लेके जाता है, उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन का। कम गहराई में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जबकि अधिक गहराई में हीलियम और ऑक्सीजन का लेके जाता है, ठीक है। और जो कृत्रिम सांस जो लेते हैं हॉस्पिटल में, उसमें क्या भरा हुआ रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन। और किस अवस्था में रहता है वो? द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस भरा जाता है? और हीलियम, नाइट्रोजन या फिर हीलियम, और नहीं, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। आप लोग देखेंगे चिप्स खाते हैं, उसमें देखिएगा नाइट्रोजन लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। किसका कॉल आ रहा है? देख लो देख लो, घर से, यहाँ से वहां। दूसरा बात ब्लैक लिस्ट में डाल दो, वही तो वो सिस्टम है। और बाद में समझा देना कि बस यही कारण से, 2 बार नहीं। 4 बार, एक बार ऐसे होता है ना कि एक बार 4 बार कॉल करेगा, ठीक है, और उसके बाद पूछेगा क्या खबर है, खबर पूछने के लिए बोल रहे, कितना चिंता है, 4 बार लगातार कॉल करके खबर पूछने के लिए। और जब लास्ट द एंड होने वाला है, तब बोलेगा
पूछ रहे थे कोई काम था, हो पाएगा कर दीजिएगा, ठीक। उसका मुद्दा उड़ा था लास्ट में, ठीक। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। घरों में जो उपयोग की जाती है गैस, उसका नाम क्या है? एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत कोई लिक्विड पेट्रोलियम गैस मार के आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ अच्छा बताइए, उसमें गंध रहता था पर स्टार्टिंग से रहता है? नहीं रहता है, उसमें गंधक मिलाया जाता है। कौन सा गैस, कौन सा गंधक मिलाया जाता है? मिथाइल मार्केप्टन। वो किसका यौगिक है? मिथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन किसका? इथाइल मार्केप्टन किसका यौगिक है? सल्फर का है जी। किसका है? सल्फर का यौगिक। किसका है? सल्फर का यौगिक। किसका? एलपीजी का, वही ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी तो वही चीज तो बोल रहा था, आप भी तो वही बोले। अच्छा लिक्विड बोल रहे थे। तो लिक्विड तो हम लोग भी बोले पढ़ रहे थे, यहाँ एक बात पता चला कि नहीं गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, ये सब जो बनता है, द्रवों में गैस मिलाया जाता है या गैस में द्रव मिलाया जाता है? द्रव में गैस मिलाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा द्रव कम गैस। एक दही चूड़ा, चूड़ा दही, वही चीज है ना, ठीक है। हम लोग खाते हैं तो क्या खाते हैं? हम लोग खाते हैं चूड़ा दही, ठीक है। लेकिन खिलाते, हाँ जबकि खिलाते हैं दूसरा तो क्या खिलाते हैं? दही चूड़ा खिला देते हैं। आपने कुछ कुछ चीज अपवाद होता है, उसी में आप भी आते हैं, ठीक है। इसका, इसमें परमाणु कितना? एक पता है ना, धातु माना चाहिए लेकिन फिर भी अधातु आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का। एलपीजी गैस जो भरता है किस विधि द्वारा भरा जाता है? दाब भरण प्रणाली। वही जो हम लोग पेट्रोल भरते हैं वो दाब भरण प्रणाली से भरते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, और वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाँ कार्बनिक अम्ल बनाता है। हम लोग यही कार्बन डाइऑक्साइड गैसवा पी लेते हैं और गैस निकालते हैं, बोलते हैं अंदर का गैस निकल रहा है। निकलेगा अंदर का भाई, निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, जो हम लोग लेते हैं वही निकाल लेते हैं। और कितना कंफ्यूजन है, क्या थोड़ा सा गैस हो गया पियो, पी लिया, चार बार ढकर लिया, हाँ गैस निकल गया मेरा। संतुष्टि हो, भयानक संतुष्टि मिलता है। हाँ नहीं, सब कैसे जानता है इस बात को? आप पीते हैं? क्या हम पीते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पीते कि मेरा गैस हो गया इसलिए पीते हैं, इसलिए नहीं पीते हैं। पीने का मन करता है पीते हैं, नहीं बहुत कोई ऐसा है क्या? क्लियर बात में आती है। अच्छा क्लियर कर दिया ना। हाँ क्या स्टार्ट कैसे कैसे आप नहीं पिए कभी? ये आप बोले निराकार हो गया। आपसे डिटेल्स लीजिएगा आप। हाँ हम लोग पीते हैं, छोड़िए रहने दीजिए क्या। अभी तो अगर इस पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका बहुत ज्यादा मीनिंग निकलेगा, ठीक है। डिस्कस करना है, ठीक है, आप ही फंसिएगा इसीलिए हम बोले। चलिए गैस का द्रवण मतलब गैस का जो द्रवण हम लोग बनाएंगे किस दाब पे बनाएंगे और किस ताप पे बनाएंगे? उच्च दाब पे, निम्न दाब। बस गैस, ये तो वही बताओ, तो काय कंफ्यूज हो रहे हैं? उच्च दाब निम्न दाब। गैस है तो गैस को हम लोग द्रव बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसका ताप तो कम करेंगे तब ना बनेगा, तब और दाब ज्यादा चाहिए, तो वही चीज, ठीक है। हम लोग एक गुब्बारा है उसमें 3 गैस भरेंगे, एक ही गुब्बारा में 3 अलग अलग गुब्बारा लेंगे, उसमें एक में हाइड्रोजन भरेंगे, एक में नाइट्रोजन भरेंगे, एक में हीलियम भरेंगे, ठीक है। तो बताइए
सबसे कम दूर कौन जाएगा? नाइट्रोजन ठीक है, तो सबसे दूर कौन जाएगा? हीलियम हीलियम। और बीच में कौन रहेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि वो बीच में ही फट जाएगा, ज्वलनशील है, फट जाएगा बीच में। लेकिन भरते भरते ना फटेगा। नहीं, भरते भरते नहीं फटेगा, थोड़ा दूर जाने के बाद। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम हाँ गौतम, क्या? स्थिर अनुपात का हाँ नियम। प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? 2 अनुपात, एक स्थिर एक गुणित, एक स्थिर एक गुणित। गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन। कब दिया था? 1803 में, जॉन डाल्टन 1803 में। और वहीं पे गुणित स्थिर अनुपात किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। तो दोनों के बारे में बता सकते हैं, स्थिर अनुपात क्या है और गुणित अनुपात क्या है? स्थिर अनुपात में क्या बोला है कि जो भी हाँ स्थिर में जो होता है, नहीं, द्रव्यमान निश्चित नहीं होता, द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है, द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी अगर ले, जैसे हम ले क्या, अच्छा हाँ ठीक है, CO2 H2O, H2O, इसका कितना निकलेगा द्रव्यमान? 2, इसका क्या निकलेगा? 16, तो इसका क्या निकला? 1, और इसका 8। तो यही चीज के बारे में बोल रहा है कि ये अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। ठीक है, ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पे कितनों हम लाके डाल दे जल को, ये यही रहेगा, दूसरा चीज नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 और यहाँ 6 बन जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। गुणित अनुपात क्या बोलता है? द्रव्यमान नहीं, इधर और इधर इक्वल हो। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, भाई इधर वाला और इधर वाला दोनों संतुलित होने के बाद बराबर हो। ठीक है, जैसे कि वही चीज सेम मिलाएं क्या हम? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और इधर जो बनेगा क्या बनेगा? अब देखिए, अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे बनता है 2H2, ठीक है, इक्वल करने के लिए, ठीक है, ऐसे बनता है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा ना, वही इसका भी द्रव्यमान होगा। तो ये किस में आ गया? गुणित अनुपात में आ गया। कौन? तो इसमें क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे अभिकारक और उत्पादक। क्या कहेंगे? अभिकारक और उत्पादक दोनों बराबर होता है। अभिकारक और उत्पादक दोनों बराबर होता है। वो किसमें होता है? गुणित अनुपात में। और वहीं स्थिर अनुपात में क्या होता है? द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। ऐसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए, ये पूछा जा सकता है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है, और एक दिया है स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। यही 2 चीज दिया होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग पदार्थ। आपको हम पूछेंगे पदार्थ, आप लोग को बताना उसका क्वथनांक। ठीक है, भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। ठीक है, अगर किसी जल में हम अशुद्धि मिला दे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो 101 डिग्री। ठीक है, 101 डिग्री प्लस रहेगा वो। ठीक है, शुद्ध जल को 100 डिग्री सेल्सियस। ईथर 34 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक है। ठीक है, शुद्ध जल में कौन कौन आता है? शुद्ध जल में जैसे अम्ल नहीं, क्या उसमें अगर हम करंट देंगे तो लगेगा? कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो टान लेगा तुरंत। बहुत ज्यादा धुलकन है। ठीक है, बहुत ज्यादा धुलकन है। ऐसा नहीं दिमाग में लगाइएगा कि आया वर्षा जल, पानी चला कहाँ? छत पे, और लगा दिए नल से, भर लिया और ट्रायल ले लिए। ठीक है, तो नहीं कीजिएगा, बहुत धुलकन है। तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हुआ तो वो क्या बन जाएगा? सुचालक बन जाएगा। ठीक है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो वो क्या थोड़ा सा ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर और नीचे दोनों जाएगा। कौन सिस्टम है? थोड़ा ऊपर जाएगा। बाढ़, समुद्र में बाढ़ आता है, समुद्र में लहर आता है। ऊपर नहीं, तब भीतर चल जाएगा वो। ठीक है, तब कहाँ चल जाएगा? भीतर चल जाएगा। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वहां बोल देगा बाढ़ में क्या होगा, लहर में क्या होगा, वो सब बोले। सुनामी आएगा तो क्या होगा, तो उस तरह हाँ वो सब चीज बताएगा तब बता। तो क्या होगा? जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो वो थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, और जब समुद्र से नदी में आएगा तो नीचे।
कौन बताइएगा ऐसा क्यों? घनत्व घनत्व के कारण। हाँ, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, नमकीन होता है, मिलावट है उसमें, तो घनत्व अधिक है। ठीक है। बारूद क्या है? मिश्रण है। उसका खोज किसने किया है? अभी बता दीजिएगा, एक बार और बता दीजिएगा, हानि हो जाएगा। नहीं नहीं रोजर बेकन। क्या है? रोजर बेकन। अभी बता दिया आपने, होगा किसी तरह एक बार बता दिए। अरे तो पूछे भी नहीं थे कभी रोजर बेकन? नहीं बोले थे कि क्या है। अच्छा ठीक है। तो बारूद का खोज किसने किया? रोजर बेकन। बारूद किससे किससे बना होता है? क्या क्या मिला था? चारकोल। हाँ, क्या क्या बोला? हाँ ठीक है, गंधक और सोरा। सोरा को और किस नाम से जाना जाता है? क्या होता क्या? नाइजर। नाइजर का हाँ, यही सब तो बात है कि क्या होता है, उसको हम कैसे बताएं क्या होता है क्या। हाँ, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, उसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब बोलिएगा कि पोटेशियम क्या होता है? ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3। ये क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट। इसी को क्या क्या कहा जाता है? नाइजर। इसी को क्या कहा जाता है? सोरा कहा जाता है। नाइजर, नाइटर लिख दिया है, नाइजर कहा जाता है। वो यहाँ नाइटर लिख दिया है, नाइजर कहा जाता है। ठीक है। कैल्शियम, हाँ अब बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3, काको3 ना, CaCO3। इसका अन्य नाम क्या है? चूना पत्थर, उसके बाद संगमरमर। ठीक है। मोती का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो किसका किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का दांत होता है। दांत का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है। ठीक है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का घोंघा होता है। हाँ, अंडे का आवरण, कछुए का आवरण, सही है। सब किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जिलेटिन या फिर स्टार्च का। ठीक है, जिलेटिन या स्टार्च का बना होता है। ठीक है। और स्टार्च क्या है? अपने आप में एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और अंततः ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू।